चलो ठीक है। तो कहाँ तक कुछ बात हमारी आपकी कुछ पॉइंट नोट करके एक पॉइंट उसमें और लिख लो। पिछले लेक्चर पे आपको पढ़ाया गया था कि अगर एक ही पोजीशन पर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस में केवल एक पाई बॉन्ड भाग लेगा। अगर एक ही पोजीशन पर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो केवल लोन पेयर एक ही लोन पेयर भाग लेगा। और एक ही पोजीशन पर पाई बॉन्ड के साथ कोई और कंडीशन है तो पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में भाग लेगा और कंडीशन जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बताया गया था। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ध्यान दो पहले क्या होता है। अगर कोई भी एटम सेकेंड पीरियड से रिलेटेड है, कोई भी एटम सेकेंड पीरियड से रिलेटेड है तो उसके किसी भी स्ट्रक्चर में ऑप्टिक डेविएट नहीं होना चाहिए। लिख लीजिएगा उसी नोट पॉइंट में। इफ any atom is related from second period then in any structure its octet should not deviate. Its octet should not deviate. तो किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी एटम सेकेंड पीरियड से रिलेटेड है तो किसी भी स्ट्रक्चर में उसका ऑक्टेट डेविएट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर NH3+, क्या हो गया? सॉरी गलत बोल रहा, सॉरी हाँ ठीक है, NH3+ है। ठीक है, तो हम लोग रेजोनेंस के लिए क्या पिछले लेक्चर पे 5 कंडीशन देखे थे। पहले पर क्या बताए थे कि पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड और तीसरे पर क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन। ये बताया गया था कि पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो, तीसरे पर पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है। ये बताया गया था। अब यहाँ पर पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड, तीसरे पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड को आगे करते हैं और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पीछे चला जाता है। ठीक है यार, तो ये हो जाता है CH2+, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH3, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये अगर आप सोच रहे हो तो ये गलत होगा, मतलब ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? नाइट्रोजन यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया ना, ध्यान दो, और यहाँ पर कितना बनाया है, हाइड्रोजन 3 जुड़े हैं। हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 3। तो जब 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इधर 2 पेयर किया है तो कितने हो गए, नाइट्रोजन पूछो तो कितना गिनाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन गिनाएगा ना ये, और 10 इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये आगे जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बस पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड और तीसरे पर पॉजिटिव चार्ज हो तो आप रेजोनेंस बोल दो, नहीं। ये ध्यान रखना है कि तीसरे पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बना रहा है तो फिर ऑक्टेट डेविएट नहीं करना चाहिए। अगर ऑक्टेट डेविएट कर गया तो फिर रेजोनेंस नहीं करा जाएगा। ठीक है, बना डायग्राम।
ठीक है, आगे चलो। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक in resonance more than one structure in resonance more than one structure can be written for a compound. रेजोनेंस में किसी भी कंपाउंड के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, कामा करके, नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। known as resonating structure or canonical structure. Known as resonating structure or canonical structure. ठीक है, यहां पर ध्यान दो, एग्जाम्पल में भैया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर Cl देखना है। ये पहली पोजीशन, दूसरी, ये तीसरी है, दोनों पे यहां पर क्या किया, आगे बॉन्ड बना लिया और बॉन्ड किसमें बदल गया, किसमें बदल गया बेटा, नेगेटिव चार्ज में। ये ध्यान दो। तो यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर आपने लिखा है इसके लिए, इसका नाम है विनाइल। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल कार्बन कहते हैं ना, तो विनाइल कार्बन से Cl क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड के कितने स्ट्रक्चर बने, दो, एक और दो, साथ है सर, चार ही ले गए सब तीनों एक साथ, इसके साथ में गया। Here structure 1 and 2 are resonating structure. Here structure 1 and 2 are resonating structure. तो स्ट्रक्चर 1 और 2 क्या है, resonating structure है। ठीक है, इसके विनाइल क्लोराइड के। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान देखो। दूसरा पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट हो गया है। सेकंड पॉइंट, इंटरमीडिएट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इंटरमीडिएट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो रेजोनेंस इंटरमीडिएट है उसको क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, समझ लो। इधर है हमको स्ट्रक्चर, ये विनाइल क्लोराइड के दो स्ट्रक्चर हैं, एक और दो, दोनों को क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़ दीजिएगा, आप लिख लेंगे जब ग्रुप में तो डालेंगे। तो स्ट्रक्चर एक और दो को क्या बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इंटरमीडिएट जो होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। देखो इंटरमीडिएट का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देख रहे हो, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड। तो वास्तव में पूछा जाए कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड, तो ना तो डबल बोलेंगे ना तो सिंगल बोलेंगे, बल्कि पार्शियल डबल बोलेंगे। नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग, यहां पर फॉर एग्जाम्पल बोलो बेटा, यहां पर
ये CH2CH, यहाँ पर Cl, ये डार्क लाइन, ठीक है। यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। स्ट्रक्चर 3 is resonance hybrid of proton 1 and 2। रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1 and 2 या सीधे 1 and 2 कर दो। यहां पर हम लोग सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पर ये बेंजीन है ना, इधर देखो, ये यहां पर कार्बन 1 कहें और 2 कहें, 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है? डबल। लेकिन अब कैसा दिख रहा है? सिंगल। तो वास्तव में क्या है, सिंगल या डबल? तो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और यहां पर स्ट्रक्चर 3, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो बेंजीन रिंग में गोला गोला दिखाया जाता है, ये क्या है? तो आप कहेंगे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताएंगे? डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहां पर ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रक्चर 3, यहां पर 1 and 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 रेजोनेंस हाइब्रिड। शार्ट में कर दिए हैं, देखो टर्म स्ट्रक्चर 1 and 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर 3 क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। किसके? बेंजीन के, ऑफ बेंजीन। ठीक है। तो 2 पॉइंट हुए कि रेजोनेंस में किसी भी कंपाउंड के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हो, सभी को क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। और दूसरा पॉइंट कि इंटरमीडिएट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड is always more stable than resonating structure। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अच्छा, एक फोर्थ पॉइंट आपको बताने चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पॉइंट में क्या बताएंगे? जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, पहले सुन लो, रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। हम इसको बोल रहे हैं। इसी लाइन को ऐसे कह सकते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो जिससे बना है उसी की तो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। भाई कोई भी चीज जिस कंपोनेंट से बनी है उसी की प्रॉपर्टी को तो बताएगी। तो चाहे ऐसे कह दो कि रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में सभी भाग लेते हैं, या आप इसी को कह दो कि रेजोनेंस हाइब्रिड सभी की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर contributes in formation, इन और फॉर्मेशन अलग अलग लिखिएगा, ऑफ
रेजोनेंस हाइब्रिड बट नॉट इक्वली। ध्यान दो बेटा, सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन समान रूप से नहीं। समान रूप से कर भी सकते हैं, समान रूप से कर भी सकते हैं। ये हमेशा नहीं होगा कि समान रूप से हम कभी नहीं करेंगे, इन जनरल नहीं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी लाइन अब याद आ गई, ठीक है। यहां पर लिखा गया है बट नॉट इक्वली। ध्यान दो, अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, मान लो सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब जो रिजोनेंस होगा, इस टाइप के रिजोनेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रिजोनेंस। क्या कहेंगे? यहां पर लिख रहे हैं ब्रैकेट में नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेंस। मोस्टली ऐसा ही होगा। इसको क्या कहेंगे? नॉन इक्विवेलेंट। मतलब अगर इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं किए तो क्या कहेंगे? नॉन इक्विवेलेंट। और किसी कंडीशन में इक्वली कंट्रीब्यूट किए तो उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट या कई बार होमोवेलेंट। ठीक है, नोट करके इफ इन ए कंपाउंड all resonating structure contribute equally in formation of, बोलो भैया, resonance hybrid, then it is known as इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो अच्छा, आपसे कहा जाए कि क्या हमेशा इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, इन जनरल वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा इस पॉइंट को दिमाग में रख के पढ़ाया जा रहा है कि अगर वो मतलब इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसकी प्रॉपर्टी को ज्यादा शो करेगा। ठीक है, जो कम कंट्रीब्यूट करेगा उसकी प्रॉपर्टी को कम शो करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के लिखाया जा रहा है। लेकिन अगर वो ये पॉइंट हमेशा स्ट्रिक्टली सही नहीं है कि हमेशा वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहां पर ध्यान दो भैया, ये CO O माइनस, ध्यान रखिए बेटा, ये COO माइनस। देखो पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर क्या है? माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर क्या बना देगा? बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्या बना देगा? माइनस चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये CO माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड H की साइड में तो नहीं जा सकता? जा सकता है नहीं, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बनाता है, बना चुका, एक से ज्यादा तो बनाएगा नहीं। तो जैसा स्ट्रक्चर ये इधर वाला दिख रहा है वैसा ही तो दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। और यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट बनाना हो, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो, तो क्या बनाओगे? ये C, यहाँ पर O, यहाँ पर O। देखो भैया, यहाँ पर एक बार डबल बॉन्ड है, एक बार क्या है? सिंगल बॉन्ड। एक बार यहाँ सिंगल है, एक बार क्या है? डबल। तो इसका मतलब क्या लिखें? पार्शियल डबल। क्या लिखा जाए? पार्शियल डबल। यहाँ पर एक बार कोई चार्ज नहीं, एक बार नेगेटिव चार्ज है, तो पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर क्या लिखें? पार्शियल नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर 3, ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। तो 1 and 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां पर क्या है?
इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। यहां पर क्या है यार, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, मतलब जैसा ये है वैसा ये है। तो अगर ये ऐसी कहानी है तो उसको क्या कहेंगे। और यहां से देखो ये नोट पॉइंट जो आपने लिखा है इसको पूरा आप सर्कल अंडरलाइन करते हैं, मतलब वो क्या कर लेंगे, ऐसे अलग कर देंगे इस पॉइंट से, इसको आप समझ रहे हैं ना, इतने को नोट पॉइंट से यहां तक आप अलग कर देंगे। अच्छा, जो पहला विनाइल क्लोराइड का जो एग्जांपल लिया था तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस था या नॉन इक्विवेलेंट? नॉन इक्विवेलेंट था। क्यों? क्योंकि एक बार मतलब Cl पर कोई चार्ज नहीं था, एक बार Cl पर क्या था, प्लस चार्ज, तो नॉन इक्विवेलेंट था ना। आपने क्या कहा, यहां तक बन चुका है, आगे बात शुरू करें। आपको ये बताया गया कि सारे स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में कर भी सकते हैं। तो अगर पूछा जाए करते हैं या नहीं करते, तो आप कहेंगे में और में नॉट, कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो जब बात इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं तो बात कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं किए तो फिर जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, जिसका कंट्रीब्यूशन कम होगा उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, कम शो करेगा। यही तो हुआ। और जब समान रूप से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये दोनों की प्रॉपर्टी को समान रूप से शो करेगा। लिख लेंगे, उसी में चाहे तो अलग से लिख लेंगे, उसी में कंट्रीब्यूट कर लेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड represent more property to that resonating structure which contribute to more extent in its formation. So, resonance hybrid represent more property to that resonating structure which contribute to more extent in its formation. मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा भाग लेगा उसकी प्रॉपर्टी को ये ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। सामान्य सी बात है, हर किसी को, आप कोई बिजनेस शुरू करो, कोई ज्यादा चंदा दे रहा है तो आप उसके तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, लगाव रहेगा आपका। बात समझ आ रही है ना? कोई कम चंदा दे रहा, कोई कम सहयोग कर रहा, उसके प्रति आपका लगाव कम होगा। सीधी सी बात है, नेचर का नियम है। ठीक है, कोई इसका भी नियम है, नेचर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो था इसका आपको बता दिया। यहां से दो प्रश्न हमारे दिमाग में हैं। एक तो कि जब रेजोनेंस होगा तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे आपने कहा ना कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इसके फॉर्मेशन में उसकी प्रॉपर्टी को ज्यादा शो करेगा। इसका मतलब ये तो मालूम होना चाहिए कि कितने स्ट्रक्चर होंगे तब कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। पहले तो ये पता रहना कि कितने स्ट्रक्चर हैं, तो पहले ये पता हो कि कितने स्ट्रक्चर हैं। जब हमें ये पता हो जाएगा तब ये खोजा जाएगा कि कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, कंट्रीब्यूट कौन करेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर लिख लेंगे more stable structure contribute to more extent in formation of
remains hybrid. More stable structure contribute to more extent in formation of remains hybrid. तो कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक तो स्ट्रक्चर कितने होंगे और दूसरा स्टेबल कितना होगा। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको केमिकल बॉन्ड पाते समय सब पढ़ाया गया है। सारे अभी तक जो लाइन लिखाए हैं आज ही वो सारी लाइन आपको लिखाई जा चुकी है। ठीक है, चलो देखा जाए। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला, इन द inorganic compound having one central atom with similar attached atom। सेंट्रल एटम सेम हो और जुड़े हुए एटम क्या हो, सॉरी सिंगल एटम एक, सिंगल सेंट्रल एटम एक हो और जुड़े हुए एटम क्या हो, सेम हो। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। भैया नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। पढ़ाया भी है ना, ध्यान दो। यहां पर CO3 डबल माइनस, कार्बन एक है जो सेंट्रल एटम है और जुड़े हुए एटम कितने हैं, 3। तो स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे, यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो कितना बताओगे, 3। कैसे, CO3 डबल माइनस। देखो बेटा ये ध्यान दो, अब आपको पढ़ा चुके हैं कि पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज यहाँ पे बॉन्ड में बदलेगा, बॉन्ड यहाँ पे माइनस में। देखो स्ट्रक्चर बनाओगे और डायरेक्टली बताना है तो सीधे कुछ न करो, एक बार डबल बॉन्ड इसके साथ है, अगली बार इसके साथ कर दो, अगली बार इसके साथ कर दो, बन जाएगा ना भाई। एक बार इसके साथ, अगली बार इसके साथ, अगली बार इसके साथ। PO4 ट्रिपल माइनस, भैया कितने स्ट्रक्चर बना रहे हो, 4। कैसे, एक बार इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 4 ऑक्सीजन है, एक बार सबके साथ लगा दो, 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। भैया NO3 माइनस, स्ट्रक्चर भले ना बना पाओ, आंसर तो बता सकते हो ना भैया। NO3 माइनस, अब ध्यान दो, एक बार इसके साथ डबल बॉन्ड, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, कितने स्ट्रक्चर, 3। BF3 कितने भैया, 3। ध्यान दो भैया, ये फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करता है, पढ़ाया गया था ना। एक बार ये फ्लोरीन बैक बॉन्ड डोनेशन कर सकता है, अगली बार ये कर सकता है, अगली बार ये कर सकता है। और ओजोन O3 कितना स्ट्रक्चर, 2। एक सेंट्रल एटम होगा ना, एक सेंट्रल एटम होगा, ध्यान देना बेटा, आप लोग हमें लगता पड़े नहीं। एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक एटम के साथ, अगली बार दूसरे एटम के साथ। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में था कुछ। आगे चला जाए भैया। सेकेंड, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड having open chain, in the organic compound having open chain, ठीक है।
इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ओपन चेन। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन, यहां पर ध्यान दो। कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब कितने पोजीशन पर शर्तें पाई जा रही हैं। कितने पोजीशन पे शर्तें हैं? दो, पहले पर डबल बॉन्ड और तीसरे पर लोन पेयर, तो दो ही स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? दो। तो यहां पर कितने स्ट्रक्चर बनाओगे? तीन। कितने स्ट्रक्चर बनाओगे? तीन। पहले पोजीशन पर, तीसरे पर, पांचवें पर, तीन पोजीशन पे है भैया। एक बार आईआईटी में ये प्रश्न पूछा गया था। यहां पर पी, ये क्वेश्चन है और किसका क्वेश्चन है? आईआईटी का। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज कितना? कितना देगा? Cl टोटल, यहां पर क्या आ गया? प्लस। तो जैसे Cl टूटा तुरंत यहां पर NU अटैक कर दिया, एक प्रोडक्ट बन गया। बन गया ना? तो एक मॉलिक्यूल तो आप पकड़ के रखे नहीं थे, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे ना। तो एक मॉलिक्यूल ऐसा था जिसमें Cl जैसे हटा तुरंत NU ने अटैक किया, तो बन गया। अगला मॉलिक्यूल ऐसा था कि Cl यहां से हटा, अभी देखो पहली पोजीशन मान लिया जाए, ये दूसरी, ये क्या हो जाएगी? तीसरी, यहां पर प्लस आ जाएगा ना, Cl हटने ही प्लस आ जाएगा। तो ये प्लस चार्ज यहां से यहां पे आया, सॉरी डबल बॉन्ड यहां से यहां, तो प्लस चार्ज यहां पे आ गया। अब प्लस यहां पे पहुंचा था, तब NU ने अटैक कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट हो गया। दूसरा हो गया ना। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहे होंगे, अब ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, तीसरी पर प्लस आ रहा है कि ये डबल बॉन्ड यहां आया, प्लस यहां पे आ गया। जब प्लस यहां पहुंचा तब अटैक हुआ। कुछ मॉलिक्यूल में जैसे Cl हटा प्लस आया तुरंत अटैक किया। कुछ मॉलिक्यूल में क्या था कि डबल बॉन्ड यहां से आया, प्लस यहां पहुंचा था तब अटैक किया। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहे होंगे कि यहां पर नहीं अटैक हो पाया, डबल बॉन्ड यहां आया, प्लस यहां गया, फिर अटैक किया। तो कितने प्रोडक्ट बने? तीन। और ये कैसे बता रहे हैं? जब हमें मालूम है कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये कैसे मालूम है? जितनी कॉन्जुगेट पोजीशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे दे रहे हैं। मिटा दे इसको ऊपर चले। ठीक है, और हाँ, अगला आ जाएगा थर्ड। इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू 1, सॉरी 3 for each benzene ring plus 1 for key atom. One for key atom. यहां पर बताओ
की एटम का मतलब जुड़ा हुआ एटम बताए थे ना, कितना स्ट्रक्चर का, कितने स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बोलो, हो 3 बेंजीन निकले, एक जुड़े आइटम निकले, कितने, कितने 10। नेम क्या है इसका, इसको बेंजीन मतलब फेनिल कहेंगे, फेनिल मेथिल कीटोन, सॉरी फेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, फेनिल मेथिल कार्बोकैटायन। और बताए थे बेंजीन से जुड़े कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी कार्बन पर 2 H है, तो उसको बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन। तो इसको बेंजीन कार्बोकैटायन कहेंगे या फेनिल मेथिल कार्बोकैटायन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, 2 फेनिल है, डाइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, क्या भैया, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन। तो फेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, डाइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये क्या बता रहे थे आपको, क्या बता रहे तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या लिखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला भैया stability of resonating structure can be explained with the help of following points. भैया ये पॉइंट कौन है, पहला पॉइंट है the charge species each proton always less stable than chargeless species। भैया CH2 CH Cl, ध्यान दो, एक स्ट्रक्चर, ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड उधर जाएगा और बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज में, बॉन्ड हमेशा माइनस चार्ज में है। अब बताओ, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, 1 is more stable than 2, 1 is more stable than 2। ठीक है, सेकंड मतलब 2 अगर स्पेसिंग है, एक पर चार्ज है दूसरे पर नहीं है, तो जिस पे चार्ज नहीं होगा ज्यादा स्टेबल होगा। अब मान लो दोनों पर चार्ज है, a charge species to be stable negative charge should be on negative atom।
5 positive charge should be on positive atom, but not electron deficient atom, but not electron deficient atom. So more will be number of covalent bond, more will be stability of species. ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड जितना ज्यादा होगा स्पीशीज की स्टेबिलिटी उतना क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ये एक बार AI में पूछा जा चुका है, इसका नाम है एसिलियम आयन। क्या है? एसिलियम आयन। यहाँ पर हम ये लोन पेयर है, तो ध्यान देना यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp है। ठीक है, sp अभी 2 p आर्टिकल है, एक p में एक p आर्टिकल तो पाई बॉन्ड बना लिया, एक p आर्टिकल है जो वैकेंट है, तो एक p आर्टिकल अगर यहाँ पर वैकेंट है ऐसे, तो ये लोन पेयर जो है अपना किसको ट्रांसफर कर देगा, इस वैकेंट p आर्टिकल को। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड, यहां पर क्या हो जाएगा, O+, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर 1 हो गया और स्ट्रक्चर 2 हो गया। तो स्ट्रक्चर 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, 2 इज मोर स्टेबल देन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। अब आप कहोगे ऑक्सीजन नेगेटिव एटम है जिस पर प्लस चार्ज है, तो उस पॉइंट को उतना कंसीडर नहीं करेंगे। पहले तो यहाँ पर देखो सभी का आर्टेक पूरा है, बराबर है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है और प्लस चार्ज भी लगा रखे हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे भी जैसे कोई भूखा आदमी हो और जो हो उसको छीन लो, पूछो कैसा लग रहा है आपको, तो जैसा लगेगा वैसा इसको लगेगा। ठीक है, चलो एक और पॉइंट, विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ opposite charge, with increase in distance of opposite charge, stability decreases। अगर अपोजिट चार्ज दूर जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, अपोजिट चार्ज पास आएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब अपोजिट चार्ज नजदीक होना चाहिए और सिमिलर चार्ज दूर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये पोजीशन 1 2 3, तो 3 पर लोन पेयर है, तो ये क्या बना देगा, बॉन्ड, और ये बॉन्ड किसको बन गया, माइनस में। देखो ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, यहां पर ध्यान देगा, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, यहां पर माइनस चार्ज,
ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चर बन गए? 4। ये देखो 1 2 3 4, टोटल में एक बढ़ा देंगे 5। एक और बनेगा भाई, एक और बनेगा। ये माइनस को देखो यहाँ पर डबल बाउंड बदल दो, और डबल बाउंड कैसे बदल जाएगा? माइनस में प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। एक और बनेगा, तो टोटल 5 हो जाएंगे, लेकिन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? 4। तो टोटल में एक बढ़ा देंगे, ठीक है। खैर दूसरे वाले नहीं बना रहे हैं, एक और कर रहे हैं, हमारा एक काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितने स्ट्रक्चर बना रखे हो आपने? 1 2 3 और कितना टर्म? 4। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन ज्यादा स्टेबल है? पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। सेकंड और फोर्थ इक्वली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज समान दूरी पर है। देख लो, जो कंडीशन यहां है वही कंडीशन यहां पर। और तीसरे में देखो टर्म अपोजिट चार्ज दूर है। बुक लाए हो क्या? प्रदीप वाले जो लाते हो? नहीं। चलो, केमिकल बॉन्ड में एक क्वेश्चन बना हुआ है नाइट्रोजन का, देखिएगा, वो आईआईटी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आईआईटी का पूछा गया प्रश्न है, उसमें जो ये पूछा गया था व्हिच वन इज लीस्ट स्टेबल, और जो सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर है उसमें एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अब यहां पर स्टेबिलिटी आपको पढ़ा रहे थे, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा दिया। 2 प्रश्न थे, कौन कौन से? कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, और दूसरा स्ट्रक्चर प्रश्न क्या था कि जितने भी बनेंगे उसमें स्टेबल कौन होगा। दोनों पढ़ा दिया गया। कितने बनेंगे हम कैसे जानेंगे, कौन स्टेबल होगा ये कैसे जानेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट नोट करके लिखना पड़ेगा। देख लो बेटा, पहले समझ लो, ये NH2 है, देख लो ये NH2, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर चेन की साइड में गया है, चेन से बाहर की साइड में गया है। चेन की तरफ गया है, चेन से बाहर की तरफ, ये भी नहीं मालूम। ये एरो किधर लगी है? चेन की तरफ या चेन से उल्टी तरफ लगी? दिख नहीं रहा आपको? हाँ, अच्छा। माइनस चार्ज कहां कहां पे दिख रहा है? आर्थो, मेटा, पैरा या सभी पर? आर्थो और मेटा कितने दिख रहा है? किसको दिख रहा है? मेटा दिख रहा है? नहीं, ये मेटा पोजीशन है। बताओ मेटा पोजीशन चार्ज कहां है? नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मीसोमेरिक इफेक्ट है मेटा पोजीशन पर एप्लीकेबल नहीं होता। मीसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एट मेटा पोजीशन। एक पॉइंट आप नोट करके लिखेंगे, नोट करके। Mesomeric effect is not applicable at meta position. दूसरा, यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर देखो, ये माइनस, जैसा माइनस यहां पे है वैसा ही माइनस यहां पे भी है कि कोई अंतर है? यहां पे कोई अंतर? जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे तो यहां पर F माइनस लिखे थे, यहां पर 1 डेल्टा, यहां पर 2 डेल्टा, ऐसा लिखा गया था ना, 3 डेल्टा। यहां पर क्या बताए थे कि दूरी बढ़ने के साथ आई इफेक्ट घटता है। यहां पर तो 1 माइनस या 1 डेल्टा, 2 डेल्टा, 3 डेल्टा ऐसा नहीं किया गया ना। तो चाहे नजदीक हो या दूर हो, इफेक्ट समान रूप से काम करेगा, मतलब दूरी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिख लीजिएगा सेकेंड पॉइंट, मीसोमेरिक इफेक्ट
is not affected by distance. Mesomeric effect is not affected by distance. तो mesomeric effect distance से affected नहीं है. ठीक है यार. तो ये दो पॉइंट आप लिख लिए. आपकी अगली हेडिंग होगी टाइप ऑफ mesomeric effect. इसको ऑफ कर दो.